इकाई 12 मोपला विद्रोह 1920 से 22 ईस्वी। इकाई की रूपरेखा 12.0 उद्देश्य 12.1 प्रस्तावना 12.2 मोपला कृषकों की स्थिति 12.3 19वीं सदी के मोपला विद्रोह 12.4 मोपला विद्रोह 1920 से 22 ईस्वी के कारण 1 जन्मियों व कनामदारों द्वारा मोपला किसानों का शोषण 2 जन्मियों व कनामदारों द्वारा सामाजिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन 3 कृषकों की दशा सुधारने के प्रयत्नों में उत्साह का अभाव 4 सरकार द्वारा विद्रोहों के क्रूर दमन से उत्पन्न ब्रिटिश विरोधी भावनाएं 5 थुंगलों का प्रभाव 6 आबादी में वृद्धि 7 मलाबार टेनेंट्स एसोसिएशन का प्रचार 8 कांग्रेस द्वारा मोपला कृषकों की मांगों का समर्थन 9 सहयोग व खिलाफत आंदोलन का प्रभाव 10 सरकारी अधिकारियों में इस विद्रोह के कारणों पर विभिन्न मत 12.5 विद्रोह की घटनाएं 12.6 विद्रोह का स्वरूप 1 हिंसा का प्रयोग 2 धार्मिक जोश 3 हिंदू विरोधी भावना 4 मोपला विद्रोहियों में प्रबल साम्राज्यवादी विरोधी भावना 12.7 विद्रोह के परिणाम 1 ब्रिटिश सरकार का मोपला विद्रोहियों के साथ क्रूर व्यवहार 2 टेनेंसी नियमों में सुधार 3 सांप्रदायिकता की भावना का प्रदर्शन तथा मोपलाओं का मुस्लिम लीग की ओर झुकाव 4 असहयोग आंदोलन अप्रभावित 12.8 सारांश 12.9 अभ्यासार्थ प्रश्न 12.10 संदर्भ ग्रंथों की सूची पृष्ठ 174 12.0 उद्देश्य इस इकाई में आप 19वीं सदी के कृषक आंदोलनों से मोपला विद्रोह 1920 से 22 ईस्वी के स्वरूप में भिन्नताएं तथा मलाबार में भूमि की व्यवस्था एवं उसमें मोपला किसानों की शोचनीय स्थिति का अध्ययन करेंगे। 19वीं सदी में समय समय पर हुए मोपलाओं के विद्रोह, उनमें मुस्लिम धार्मिक नेताओं की भूमिका तथा मोपलाओं में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का जागृत होना। 12.1 प्रस्तावना बंगाल सूबे में ब्रिटिश सरकार की स्थापना के समय से ही उनके शासित प्रदेशों में अनेक स्थानों पर कृषकों के विद्रोह हुए। प्रथम महायुद्ध तक हुए इन आंदोलनों के उद्देश्य सीमित थे। इन आंदोलनों में कृषकों ने बागानों के विदेशी स्वामियों, जमींदारों, साहूकारों व सरकारी अधिकारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने उस समय के कृषि ढांचे में परिवर्तनों के लिए प्रयत्न नहीं किए जो उनके शोषण की प्रक्रिया का आधार थे। आमतौर पर ये आंदोलन कम समय तक चले और अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। सामान्य रूप से इनके नेताओं में भी ठोस विचारधाराओं का अभाव दिखाई देता है। मोपला विद्रोहों को छोड़कर सामान्यतः इन आंदोलनों में सांप्रदायिकता की भावना का भी अभाव पाया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इन आंदोलनों का आसानी के साथ दमन कर दिया। यद्यपि 1875 ईस्वी के दक्कन उपद्रवों में पुनः सार्वजनिक सभा ने किसानों की मांगों का समर्थन किया तथा नील बगावत में भी समाचार पत्रों ने किसानों के पक्ष में प्रचार किया, लेकिन वास्तव में 19वीं सदी के अंतिम दशकों से स्थापित राजनीतिक संस्थाओं ने किसानों में ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीतियों के विरोध में भावनाएं जागृत की। इनमें 19वीं सदी में मलाबार के मोपला किसानों में तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसी भावनाओं को उभारने में धार्मिक नेताओं का भी हाथ था। 1920 से 22 ईस्वी का मोपला विद्रोह, जो आरंभ में देशव्यापी आंदोलन का एक भाग था, ने शीघ्र ही एक ऐसा रूप धारण कर लिया जो इन वर्षों में देश के अन्य भागों में चल रहे कृषक आंदोलनों से भिन्न था। इस आंदोलन में उग्र सांप्रदायिकता की भावना ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसमें हिंसा का व्यापक इस्तेमाल हुआ। सरकार ने भी अत्यंत क्रूरता के साथ इस विद्रोह का दमन किया, लेकिन इसका ये रूप स्थानीय ही रहा। देश के अन्य भागों में चल रहे कृषक आंदोलनों में हिंसा व सांप्रदायिकता की भावना को न ही उभारा गया। 12.2 मोपला कृषकों की स्थिति। मोपला का मूल निवास स्थान अरब था। वहां से वे लगभग 1000 वर्ष पूर्व आकर मलाबार में बस गए थे। उनमें से अधिकांश खेती या छोटा मोटा व्यापार करते थे। मलाबार में मोपला किसानों की दशा अच्छी नहीं थी। कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिल्द 2 पृष्ठ 236-37 में मलाबार में भूमि व्यवस्था की विवेचना की गई है।
इसके अनुसार वहां पर भूस्वामी जन्मी कहलाते हैं, जिनमें से अधिकांश नंबूदरीपाद ब्राह्मण और नायर थे। वे स्वयं खेती नहीं करते थे। वे अपने स्वामित्व के अधिकारों को बेच सकते थे अथवा कुछ समय के लिए उसे ठेके पर दे सकते थे। सुमित सरकार के अनुसार टीपू सुल्तान ने काफी संख्या में जन्मियों को मालाबार से खदेड़ दिया था। उनकी अधिकांश भूमि पर उनके ठेकेदारों, जो कि कनामदार कहलाते थे, तथा शेष पर मोपला कृषकों ने अधिकार कर लिया था। लेकिन अंग्रेजों की मलाबार विजय के बाद वे इस प्रदेश में वापस आ गए। अंग्रेजों ने जन्मियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें भूमि पर वापस अधिकार दे दिए। इस प्रकार मोपला किसान फिर से उनके काश्तकार या वेरूम पत्तमदार बन गए। पृष्ठ 175। ब्रिटिश शासनकाल में आमतौर पर एक जन्मी अपनी भूमि को 12 वर्ष या उससे कम समय के लिए कनामदार को ठेके पर उठा देता था। प्रारंभ में एक ठेकेदार जन्मी को एक निश्चित रकम या कनाम अदा करता था तथा जन्मी कनामदारों से लगान वसूल करता था। ठेके की अवधि समाप्त होने पर जन्मी या तो कनाम की रकम लौटा देता था अथवा ठेके की पुनरावृत्ति कर देता था। कभी कभी एक कनामदार कम दरों पर ऐसी भूमि को ठेके पर ले लेता था जहां पैदावार कम होती थी अथवा लगान वसूल करने में खर्च अधिक होता था। अधिकांश कनामदार नायर जाति के थे, शेष हिंदुओं की निम्न जातियों के थे। कुछ कनामदार स्वयं खेती करते थे अथवा पट्टमदारों को भूमि खेती के लिए दे देते थे। कोई पट्टमदार भूमि को वेरूम पट्टमदारों को खेती के लिए दे देता था। इस प्रकार की व्यवस्था में मोपला किसानों की दशा दयनीय थी। जन्मी और कनामदारों को उन्हें भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। उन्हें लगान वसूल करने के अतिरिक्त भूमि से कोई लगाव नहीं था। कृषकों को भूमि में की गई उन्नति का पूरा लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि उसे अपनी बढ़ी हुई पैदावार का निश्चित भाग भी लगान के रूप में अदा करना पड़ता था। 1881-82 ईस्वी में मलाबार स्पेशल आयोग के कमिश्नर लोगान ने लिखा कि कृषकों की दशा बिगड़ गई है। भूमि पर बेदखली से जो भी कुछ परंपरागत प्रतिबंध थे वे कमजोर हो चुके हैं। 1862 व 1880 ईस्वी के बीच बेदखली के मामलों में 45% की वृद्धि हो गई है। भूमि की उन्नति के लिए कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। उसके मत में काफी संख्या में कृषक दास की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। 12.3 19वीं सदी के मोपला विद्रोह। 19वीं शताब्दी में मोपला किसानों ने समय समय पर विद्रोह किए। 1836 से 1854 ईस्वी तक मलाबार में 22 विद्रोह हुए। इनमें 1851 ईस्वी का विद्रोह सबसे भयंकर था। इसका नेतृत्व मौलवी सैयद अली व उसके पुत्र फजल अली ने किया था। पिछले 20 सालों में मलाबार के किसानों में मौलवियों तथा हाजियों का, जो थुंगल कहलाते थे, प्रभाव बहुत बढ़ गया था। इस अवधि में इस प्रदेश में मस्जिदों की संख्या 637 से बढ़कर 1058 हो गई थी। थुंगलों ने मोपलाओं को हिंदू जन्मियों के विरुद्ध उकसाया। ब्रिटिश सरकार ने इन सब उत्पातों का सख्ती के साथ दमन किया। उन्होंने अपराधियों को कड़ी सजाएं दी। इससे मोपला में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हुईं। 1855 ईस्वी में H.V. कोनोली नामक एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट की हत्या हुई। कोनराड वुड नामक एक विद्वान, जिन्होंने मोपला विद्रोह का अध्ययन किया है, लिखते हैं कि इससे उनमें ब्रिटिश विरोधी भावनाएं बढ़ती चली गईं। वे कहने लगे कि इस प्रदेश में मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं है और हम पर श्वेत मनुष्यों द्वारा काफी अत्याचार किए जा रहे हैं। 1856 ईस्वी के बाद भी कई विद्रोह हुए। 1880 के विद्रोह के बाद इस मामले की जांच के लिए लोगान की अध्यक्षता में एक विशेष आयोग बिठाया गया। उसने मोपला किसानों की शोचनीय दशा का वर्णन किया। पृष्ठ 176। 1885 ईस्वी में मलाबार लैंड टेन्योर्स कमेटी ने मलाबार की भूमि व्यवस्था की जांच करके ये निष्कर्ष निकाला कि किसानों को भूमि स्वामित्व अधिकार देना न तो ऐतिहासिक परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में और न ही राजनीतिक दृष्टि से आवश्यक है। इससे स्पष्ट है कि इस मामले में ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों के अनुसार निर्णय लिया था। जिस प्रकार पश्चिमी बंगाल में ब्रिटिश सरकार को जमींदारों का समर्थन प्राप्त था, उसी प्रकार से मलाबार में उसे जन्मियों का समर्थन मिला हुआ था और वे उसे खोना नहीं चाहती थी। अतः जन्मियों के अधिकारों को कम करने तथा मोपलाओं को भूमि पर स्वामित्व के अधिकार देने के पक्ष में जो अधिकारी थे, उनकी राय को महत्व नहीं दिया गया।
अतएव मोपलाओं के और विद्रोह हुए। 1882 से 85 ईस्वी और 1896 में विद्रोह हुए। 1896 ईस्वी के विद्रोह में जन्मियों की संपत्ति पर आक्रमण के अतिरिक्त मंदिरों को नष्ट किया गया। ये कार्य मोपलाओं के छोटे छोटे दल करते थे। पुलिस से उनका सामना होता था तो वे आत्महत्या कर लेते थे, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास था कि वे ऐसा करके सीधे बहिष्त जाएंगे। कोनराड वुड के अनुसार 1919 ईस्वी तक मोपलाओं के आक्रमण के 82 शिकारों में 62 हिंदू, जिनमें 22 नंबूदरीवाद और नायत थे। जिन अन्य 70 लोगों के बारे में जानकारी मिलती है उससे ये ज्ञात होता है कि उनमें से 58 जन्मी अथवा साहूकार थे। 12.4 मोपला विद्रोह 1920 से 22 ईस्वी के कारण। 1. जन्मियों व कनामदारों द्वारा मोपला किसानों का शोषण। ब्रिटिश शासनकाल में जन्मियों तथा कनामदारों ने, जो स्वयं खेती नहीं करते थे, किसानों का शोषण किया। उन्होंने किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं किया, वे तो उनसे मनमाना लगान वसूल करते रहे। लगान न अदा करने की स्थिति में उन्हें भूमि से बेदखल किया। गरीब किसानों की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे कचहरियों में जाकर मुकदमे लड़ें। 1882 ईस्वी में लोगान ने उनकी स्थिति का सही मूल्यांकन किया था, किंतु इससे इनकी दशा में सुधार नहीं हुआ। 2. जन्मियों व कनामदारों द्वारा सामाजिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन। लोगान के अनुसार जन्मियों द्वारा अपनी सामाजिक श्रेष्ठता का परंपरागत प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर चुका था और सामाजिक व आर्थिक अत्याचारों ने बढ़ते हुए असंतोष को जन्म दिया। 3. कृषकों की दशा सुधारने के प्रयत्नों में उत्साह का अभाव। मलाबार पर अधिकार करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने जन्मियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें पुनः स्थापित किया। अपनी आय बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लगान की दरों में वृद्धि की। उपजाऊ भूमि पर 50% और कम उपजाऊ भूमि पर 33% की वृद्धि की गई। इससे किसानों पर भार बढ़ा। 1830 ईस्वी व 1831 ईस्वी में खाद्य पदार्थ के मूल्यों में कमी होने से किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिल्द 2 के अनुसार ट्रावनकोर के मुकाबले में मलाबार में भू राजस्व की दर अधिक थी। पृष्ठ 177। 1854 ईस्वी के कानून के अनुसार यदि एक जन्मी व कनामदार के बीच हुए समझौते में करार की अवधि का उल्लेख न हो तो उसे 12 वर्ष का ही माना जाना चाहिए, लेकिन इसमें किसानों के हितों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। यद्यपि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अनेक ब्रिटिश प्रांतों में काश्तकार अधिनियम पारित किए गए, किंतु मलाबार में ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया। यहाँ तक कि लोगान के प्रतिवेदन के बाद भी 1885 ईस्वी में राजनीतिक कारणों से इस दिशा में सुधार करना ब्रिटिश सरकार ने उचित नहीं समझा। ढांगरे के अनुसार वास्तव में 1929 ईस्वी के पहले मलाबार में कृषकों के लिए कोई टेनेंसी अधिनियम बनाया ही नहीं गया। केवल 2 अधिनियम पारित किए गए। 1887 ईस्वी में भूमि में उन्नति के लिए मुआवजा देने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, लेकिन इसके प्रावधानों में कुछ कमियों के कारण ये प्रभावशाली नहीं हो सका। 1900 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया, लेकिन भूमिपतियों ने मुआवजा देने के स्थान पर किसानों को बेदखल करने की धमकियां देकर इसे भी सफल नहीं होने दिया। इसके अतिरिक्त ये भी अनुमान लगाना कठिन था कि भूमि पर जो भी उन्नति की गई है वो वास्तविक है या नहीं। 4. सरकार द्वारा विद्रोहों के क्रूर दमन से उत्पन्न ब्रिटिश विरोधी भावनाएं। 19वीं शताब्दी के मोपला विद्रोहों का ब्रिटिश सरकार ने बड़ी सख्ती के साथ दमन किया। 1855 से 1896 ईस्वी तक सरकारी अधिकारियों के पत्र व्यवहार के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे मोपलाओं को असभ्य व जंगली समझते थे तथा सदैव उनका सख्ती के साथ दमन करने की सिफारिश करते थे। इस संबंध में कोनराड वुड के मत का उल्लेख किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में मोपलाओं में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं की जड़ें मजबूत होती गईं तथा 1921-22 में ये भावनाएं ब्रिटिश शासन का अंत करने के प्रयत्नों में परिलक्षित हुईं। 5. थुंगलों का प्रभाव। 19वीं सदी से ही मलाबार के मोपलाओं पर थुंगलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वे उन्हें हिंदू जन्मियों तथा कनामदारों के विरुद्ध उकसाते थे। 1851 ईस्वी में तिरुंगे गुड़ी के निकट माम्बरम के थुंगल बेयद अलामी और उसके पुत्र फजल अली मोपलाओं के धार्मिक राजनीतिक नेताओं के रूप में उभरे।
उन्होंने 1851 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व भी किया। इस विद्रोह के बाद उन्हें निर्वासित किया गया, किंतु अन्य मौलवी धार्मिक प्रचार करते रहे। यद्यपि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ में मालाबार में हिंदुओं व मुसलमानों ने सहयोग की भावना प्रदर्शित की, किंतु शीघ्र ही हिंदू विरोधी भावनाएं उभरी तथा किसानों ने हिंदू भूस्वामियों का कत्ल किया अथवा उन्हें लूटा। 6. आबादी में वृद्धि। कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिल्द 2 पृष्ठ 488 पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1851 से 1921 ईस्वी तक भारत के सभी प्रदेशों में आबादी 171.9 मिलियन से बढ़कर 305.7 मिलियन हो गई। इस अवधि में मालाबार में भी आबादी में लगातार वृद्धि हुई। इसका प्रभाव वहां के किसानों पर भी पड़ा। पृष्ठ 178। भूमि पर दबाव बढ़ा तथा किसानों को पहले की अपेक्षा छोटी जोतों पर खेती करनी पड़ी। उनकी उत्पादन क्षमता कम हो गई तथा अनेक किसान समय पर लगान अदा न करने के कारण भूमि से बेदखल हो गए। इस अवधि में अन्य जाति के लोगों ने भी खेती के पेशे को अपनाया तथा उन्होंने जन्मियों व कनामदारों से भूमि जोतने के अधिकार प्राप्त किए। इस प्रकार मोपलाओं में भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ गई। 1921-22 ईस्वी के मोपला विद्रोह की जांच के फलस्वरूप मद्रास की सरकार ने स्वीकार किया कि कुछ हद तक आबादी में वृद्धि होने के परिणाम भी इसके लिए जिम्मेवार थे। 7. मालाबार टेनेंट्स एसोसिएशन का प्रचार। 1916 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना हुई। इसके अधिकांश सदस्य कनामदार थे जिन्होंने धन देकर जन्मियों से भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लिया था। 1922 ईस्वी में के.एम. नायर ने लिखा कि मालाबार में टेनेंसी एसोसिएशन द्वारा किया गया प्रचार कनामदारों के वकीलों, बैंकरों व राजनीति में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने किया था, न कि कृषकों अथवा भूमिहीन श्रमिकों ने। ये प्रचार जन्मियों के वर्चस्व के विरुद्ध था। 1920 ईस्वी में इस संस्था का अधिवेशन मंजेरी में हुआ। इसमें वक्ताओं ने भूमि सुधार पर जोर दिया। एरनाड और वालोवनाड में भी सभाएं आयोजित की गईं। इनमें मोपला किसानों ने भाग लिया। उस समय किसी को यह आभास नहीं हुआ कि शीघ्र ही किसान विद्रोह करेंगे। 8. कांग्रेस द्वारा मोपला कृषकों की मांगों का समर्थन। गांधीजी ने चंपारण व खेड़ा में किसानों के आंदोलनों का समर्थन किया था। इसके बाद कांग्रेस भी सक्रिय रूप से किसानों की मांगों का समर्थन करने लगी। 1920 ईस्वी में मलाबार जिला कांग्रेस ने मोपला किसानों की मांगों का समर्थन किया। 9. सहयोग व खिलाफत आंदोलन का प्रभाव। 1920 ईस्वी में गांधीजी ने असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन भी प्रारंभ किया। ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग की नीति तथा उसके बहिष्कार के कार्यक्रमों ने सारे देश में किसानों के आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। अनेक ब्रिटिश प्रांतों में किसानों ने लगान की ना अदायगी का अभियान चलाया। पंजाब में किसान आंदोलन ने अकाली मोर्चे का रूप धारण किया। आगरा के प्रदेशों तथा अवध में सामंतवाद के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ। वहां पर राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने किसान सभा स्थापित की। 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो निकट के प्रदेशों में भी फैल गया। बिहार में भी कृषकों ने लगान देना बंद कर दिया। बंगाल के कुछ भागों में भी इसी प्रकार के आंदोलन हुए। आंध्र प्रदेश के किसानों ने भी आंदोलन किया। गांधीजी, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खां ने मलाबार का दौरा किया। उनकी सभाओं में मोपला किसान भी काफी संख्या में उपस्थित रहते थे। पृष्ठ 179। 10. सरकारी अधिकारियों में इस विद्रोह के कारणों पर विभिन्न मत। इस विद्रोह को भड़काने वाले तत्वों के संबंध में स्थानीय सरकारी अधिकारी एक मत नहीं थे। मलाबार के स्थानापन्न कलेक्टर इंस का विचार था कि मलाबार में बार बार भड़क उठने वाली गड़बड़ी का मूल कारण उनकी आर्थिक दुर्दशा थी, लेकिन मलाबार के उच्च अधिकारियों के मत में मोपलाओं के असंतोष की जड़ें आर्थिक स्थिति में नहीं अपितु राजनीतिक उत्तेजना में खोजी जानी चाहिए थीं। मद्रास सरकार ने इंस से सहमति व्यक्त करते हुए लिखा, इस निष्कर्ष से बच निकलना कठिन प्रतीत होता है कि कम से कम कुछ हद तक वे सब बातें जो उत्तर भारत में गत शताब्दी में देखी गईं, यथा आबादी में वृद्धि, मूल्यों का बढ़ना, ग्राहकों की जगह प्रतिद्वंदियों का आगमन और फलतः जमींदारों और काश्तकारों के संघर्ष एवं उसके बाद में होने वाले दुष्परिणाम
मामले, मुकदमे, बेदखली, जबरन लगान वसूली आदि केरल के इन भागों में भी पाई जाती हैं। ताराचंद के अनुसार तत्कालीन आर्थिक परिस्थिति ने दंगों के लिए यथेष्ट पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। खिलाफत और स्वराज्य के देशव्यापी आंदोलनों द्वारा उत्तेजित भावनाएं इस दिशा में एक अतिरिक्त तत्व सिद्ध हुईं। धार्मिक भावना भी भड़काई गई और शीघ्र ही धर्मांधता ने क्रूरता का नंगा नाच आरंभ कर दिया। उपरोक्त मतों के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1920 से 22 ईस्वी के मोपला विद्रोह की जड़ें आर्थिक असंतोष में फैली हुई थीं तथा उसमें अन्य परिस्थितियों ने अपना सहयोग प्रदान किया। 12.5 विद्रोह की घटनाएं। केरल में 16 फरवरी को सरकार ने असहयोग आंदोलन के 4 नेताओं को, जिनमें 2 हिंदू व 2 मुसलमान थे, गिरफ्तार किया। इनके नाम थे के माधवन नायर, पी मोइदन कोया, यू गोपाल मेनन और याकूब हुसैन। इससे उत्तेजना बढ़ी और अनेक स्थानों पर प्रदर्शन हुए। सरकार ने कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। इस प्रकार विद्रोह के आरंभ में सांप्रदायिक सद्भावना देखने को मिलती है। सबसे पहले गिरफ्तार किए जाने वाले किसानों में नंबूदरीपाद और 4 नायर थे। इस बीच अली मुसालियर, जिसने 7 वर्ष मक्का में बिताए थे तथा मलाबार में अनेक मदरसे खोले थे, खिलाफत आंदोलन के नेता के रूप में उभरा। ढांगरे के अनुसार उसका साथ अन्य थुंगलों व हाजियों ने दिया। ताराचंद लिखते हैं कि खिलाफत संबंधी सभाओं में इस्लाम के प्रति किए गए व्यवहार के जो वर्णन प्रस्तुत किए गए, उनसे धार्मिक जोश ने और जोर पकड़ा। अतएव अधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। अगस्त 1921 ईस्वी में जब पुलिस अली मुसालियर और अन्य नेताओं को गिरफ्तार करने गई, तब ये अफवाह फैल गई कि सेना ने ममरात की मस्जिद को घेर लिया है। इस अफवाह को सुनकर दक्षिण मलाबार के विभिन्न प्रदेशों से मोपला वहां आने लगे। पुलिस ने मोपलाओं की एक उत्तेजित भीड़ पर गोली चलाई। इससे मोपलाओं में और उत्तेजना फैली। सरकार ने राजगोपालाचारी और याकूब हुसैन आदि को मलाबार में प्रवेश करने से रोका। R.K. मिलर ने केरल के मोपिल्ला मुस्लिम नामक पुस्तक में लिखा है कि अगस्त 1921 व नवंबर 1921 ईस्वी के मध्य मोपला विद्रोहियों तथा सेना में 2 गंभीर मुठभेड़ें हुईं, जिनमें 600 मोपला मारे गए। इस अवधि में रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तार की लाइनें काटी गईं, डाकखाने, सरकारी कार्यालय और पुलिस चौकियों पर हमले किए गए तथा उन्हें जलाया गया। पृष्ठ 180। सुनील सेन के अनुसार इरनाड और वालुमनाथ तालुकों में मोपलाओं ने अपना राज्य स्थापित किया, फतवे जारी किए, कर वसूल किए और लूटपाट बंद करने के आदेश दिए। अनेक स्थानों पर खिलाफत गणराज्य स्थापित किए गए, जिनके राष्ट्रपति कुन अहमद हाजी, कला तिंगल मोहम्मद अली मुसालियर, सीडी कोयाथंगल और इम्बी कोयाथंगल थे। 26 सितंबर को एक अंग्रेज कमांडर ने लिखा कि स्थिति अब युद्ध की है। मोपलाओं ने छापामार युद्ध की नीति अपना ली है तथा संघर्ष प्रबल होता जा रहा है। उसने सशस्त्र लड़ाकों की संख्या लगभग 10,000 बताई। ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता के साथ विद्रोह का दमन किया। ताराचंद के अनुसार इन दंगों को दबाने के लिए किए गए उपाय भी उतने ही क्रूर थे जितने स्वयं ये दंगे थे। नेपाल, गढ़वाल और बर्मा की फौजी टुकड़ियों को मलाबार बुलाया गया। गुरखा, गढ़वाली और बर्मी सैनिकों के लिए मोपला एकदम अजनबी थे, इसलिए दमन की कार्यवाही करते हुए सैनिकों में कोई भी हमदर्दी नहीं हो सकती थी। अक्टूबर 1921 ईस्वी में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। सेना की तोपों और बंदूकों का मुकाबला करने के लिए मोपला विद्रोहियों ने तलवारों और भालों का प्रयोग किया तथा छापामार पद्धति अपनाई। इससे प्रशासन ठप पड़ गया। उत्तेजित मोपलाओं ने हिंदू पड़ोसियों को भी काफी संख्या में मारा। मार्शल लॉ के अंतर्गत विद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। 2226 मोपला लड़ाई में मारे गए, 1615 घायल हुए, 5688 को पकड़ लिया गया तथा 38,256 ने आत्मसमर्पण किया। गिरफ्तार व्यक्तियों में अली मुसालियर व कुछ अन्य नेता भी थे। इस विद्रोह की सबसे दर्दनाक घटना थी जिसमें 150 मोपलाओं को मालगाड़ी के एक डिब्बे में कालीकट से मद्रास ले जाया गया था। जब रास्ते में पोदनूर स्टेशन पर उस डिब्बे को खोला गया तो 66 व्यक्तियों की मौत दम घुटने से हो चुकी थी तथा शेष की हालत गंभीर थी। सुमित सरकार ने इसे कलकत्ता की काल कोठरी घटना
यदि वो घटना सत्य है से भी भयानक बताया है। अली मुसालियर की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह का नेतृत्व बेरियन कुन्नात कुन अहमद काजी ने किया। जनवरी 1922 ईस्वी में उसे भी गिरफ्तार किया गया। कुछ समय बाद उसे गोली से उड़ा दिया गया। 1922 ईस्वी में आरंभिक महीनों तक में विद्रोह का दमन हो गया था। गिरफ्तार विद्रोहियों में से अनेक को फांसी की सजा दी गई। लगभग 1200 मोपलाओं को आजन्म कारावास की सजा दी गई तथा उन्हें अंडमान द्वीप में भेजा गया। भारी संख्या में विद्रोहियों को भिन्न भिन्न अवधियों के लिए कैद की सजा दी गई। 12.6 विद्रोह का स्वरूप। 1. हिंसा का प्रयोग। असहयोग आंदोलन की अवधि में देश के अनेक प्रदेशों में किसानों ने अहिंसात्मक तरीकों से आंदोलन का संचालन किया था। पंजाब, मद्रास और उत्तर प्रदेश के किसानों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया था, लेकिन मोपलाओं ने सरकारी दमन का मुकाबला तलवारों और ढालों से किया। उन्होंने व्यापक रूप से हिंसा को अपनाया। पृष्ठ 181। 2. धार्मिक जोश। देश के अन्य भागों के किसान आंदोलनों का नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों के हाथ में रहा जो कांग्रेस के अनुयायी थे, लेकिन कुछ समय बाद मोपला विद्रोहियों का नेतृत्व मौलवियों और हाजियों के हाथ में आ गया। उन्होंने अपने अनुयायियों में धार्मिक जोश को उन्माद की सीमा तक पहुंचा दिया। 3. हिंदू विरोधी भावना। आरंभ में मलाबार में असहयोग व खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों में सहयोग की भावना दिखाई दी, किंतु कुछ समय बाद वहां पर हिंदू विरोधी भावनाओं को उकसाया गया। 4. मोपला विद्रोहियों में प्रबल साम्राज्यवादी विरोधी भावना। उनमें प्रबल साम्राज्यवादी विरोधी भावना दिखाई देती है। इस समय ये अफवाह फैल गई थी कि ब्रिटिश सरकार का शीघ्र ही अंत होने वाला है। 12.7 विद्रोह के परिणाम। 1. ब्रिटिश सरकार का मोपला विद्रोहियों के साथ क्रूर व्यवहार। ब्रिटिश सरकार ने न केवल मोपला विद्रोह का क्रूरता के साथ दमन किया, अपितु विद्रोहियों को सख्त सजाएं दीं। कुछ को फांसी दी गई। लगभग 1200 मोपलाओं को अंडमान द्वीप में आजन्म कारावास की सजा भुगतने के लिए भेजा गया। 1926 ईस्वी में वहां पर 1123 मोपला कैदी थे। भारतीय समाचार पत्रों में उनके प्रति किए जाने वाले दुर्व्यवहार